इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में कुंजी पटल यानी कीबोर्ड से हम विभिन्न चरों का मान किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैंने कुछ प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, तो चलिए अब हम उन्हीं में से कुछ प्रोग्राम्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दाहिनी तरफ मैंने एक प्रोग्राम का सोर्स कोड स्रोत प्रोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने प्रारंभिक रूप से 3 चर घोषित किए हैं। एक पूर्ण संख्या प्रकार का है, इंट आई। तो कोई भी एक चर का मान पढ़ने के लिए, जिसे हम पूर्व में घोषित कर चुके हैं, परसेंट सिंबल ये चिन्ह होता है, इसे इस तरह से लिखा जाता है डबल कोट्स के अंदर। स्कैनफ ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, मानक लाइब्रेरी फंक्शन है। और ये एम्परसेंड इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं चर के नाम के पहले। यह इसका मेमोरी में पता बताता है या एड्रेस बताता है, यह आवश्यक है। तो जो भी आप कुंजी पटल पर या कीबोर्ड पर आप मान देंगे वह इस चर के पते पर चला जाएगा, एड्रेस पर चला जाएगा। और इससे हम तो प्रिंट ऑफ करते हैं, तो ये आपको पता ही है। अगला मैंने क्या किया हुआ है कि एक फ्लोट प्रकार का दिया है। फ्लोट पढ़ने के लिए %f, यहां पर भी %f यानी उसका एड्रेस या पता। और तीसरा है कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग अक्षर श्रृंखलाएं पढ़ने के लिए हमें जो चर की घोषणा हम करते हैं वह एक एरे होता है। इधर हमने 100 कैरेक्टर्स के लिए, 100 अक्षरों के लिए स्थान सुरक्षित किया है, आरक्षित किया है। और प्रायः इसमें जो अंतिम स्थान होता है वो नल कैरेक्टर या \0 के लिए होता है, जो कि एक तरह से जैसे हम लिखते समय पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, उस तरह से ये अक्षर श्रृंखलाओं में पूर्ण विराम के की तरह काम करता है। और यहाँ पर उसका हम जब प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं अक्षर श्रृंखलाओं के लिए, तो इसमें यहाँ पे %s लिखते हैं और यहाँ पर हमें उसका नाम भर देना होता है। और इसी तरह से जब हम पढ़ते हैं अक्षर श्रृंखला यानी कैरेक्टर का, जब कैरेक्टर एरे का नाम हम लिखते हैं, यहाँ पे NAME नाम लिखते हैं, तो किसी भी एरे का नाम उसका पता होता है, उसका एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हमें एम्परसेंड लिखना आवश्यक नहीं है, लिखना ही नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं एक प्रोग्राम जो हमने इस स्रोत प्रोग्राम को कंपाइल करके बनाया है, संकलित करके बनाया है, उसको देखते हैं। इस स्कैनफ के लिए वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो मुझे एक मान टाइप करना है, तो मैंने चलिए 10 कर दिया, तो उसने प्रिंट कर दिया। अगला मान मैं प्रिंट करता हूं, चलिए 4.3, वह भी उसने ले लिया। और आप देखिए स्वयं ही 4.3 के बाद उसने 5 शून्य लगा दिए। यह इसका मानक तरीका है कि स्वयं ही दशमलव के बाद 6 अंकों का प्रयोग करता है। अभी वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं इस कुंजी पटल पर कोई अक्षर श्रृंखला टाइप करूं। तो अब मैं अक्षर श्रृंखला टाइप करता हूं, चलिए ABCD, वो उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह आप देखते हैं कि ये स्कैनफ के जवाब में मैंने ABCD प्रिंट किया, वही उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब एक और मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम उसको देख लेते हैं कि वो स्रोत प्रोग्राम क्या है। ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया है कि 2 पूर्ण संख्याओं के लिए चर घोषित किए हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों का मान मैं एक ही स्कैनफ फंक्शन में पढ़ सकता हूं, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हम परसेंट सिंबल यूज करते हैं, ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है। इनके बीच में कोई भी स्पेस या कोई एस्केप कैरेक्टर नहीं होगा। प्राय मैंने देखा है कि स्कैनफ %d स्पेस %d वो नहीं करना है। तो एक के बाद एक, जिसे हम सलंग कहते हैं, %d, और यहां उतने ही चरों का पता लिखना होगा जितने यहां पर आपने %d प्रयोग किए हैं। और कोई आवश्यक नहीं है कि हम दोनों इंटीजर ही लें, दोनों पूर्ण संख्या ही लें। एक पूर्ण संख्या हो सकती है, एक वास्तविक संख्या हो सकती है, एक कैरेक्टर हो सकता है, एक अक्षर श्रृंखला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका प्रकार और संख्या उतनी ही होना चाहिए जो हमने घोषित की है। तो यहाँ पे हम 2 वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या है, हम प्रोवाइड करेंगे कि कुंजी पटल के माध्यम से, और वो इनको प्रिंट कर देगा। तो अभी अब यदि मैं इसको
यहाँ पर इसका फिर से मैं इसको यहाँ पर मैं टाइप करूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। यह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मैंने टाइप कर दिया, दो मान मैंने दे दी, 4 और 5, स्पेस बार दबाने के बाद, तो दोनों के उसने मान प्रिंट कर दिए एक के बाद एक। अब इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखें, रन करके देखें। इस बार मैंने क्या किया, 4, और अब टैब कुंजी दबा दी, 5, फिर भी ये वही मान प्रिंट कर रहा है। एक बार और हम इसको रन करके देखते हैं। इस बार हम करते हैं, एक काम करें, 4 और एंटर कुंजी दबा दिया, 5, एंटर कुंजी, फिर भी वही मान दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि स्पेस, टैब, हॉरिजॉन्टल टैब और एंटर कुंजी, इन कैरेक्टर्स का प्रभाव स्पर्श से समान ही होता है। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। कदाचित ये इसलिए है कि पुराने ज़माने में प्रायः जो टर्मिनल होता था उसका व्हाइट पृष्ठभूमि होती थी और उस पर काले अक्षरों से लिखा जाता था। तो जब ये 3 कुंजियां आप दबाएंगे तो उसका प्रभाव दृश्य पटल पर या मॉनिटर पर आपको एक स्पेस अक्षर के रूप में ही दिखाई देगा। कदाचित इसलिए इन्हें व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स कहते होंगे। ये एक मेरा एक अंदाज है। चलिए, अब हम एक और हमने प्रोग्राम बनाया है। अब हम यहां पर ये लेते हैं। अब इसको भी हम रन करते हैं। यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे एक इंटीजर लिया है, ठीक है, और ये दूसरा इंटीजर भी लिया है हमने। 2 इंटीजर हम फिर से पढ़ रहे हैं, 2 पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, परिवर्तन क्या है। इस बार मैं क्या करता हूं कि प्रथम पूर्ण संख्या की जगह मैं यहां समझ लीजिए 4.3 मैंने टाइप किया। अब देखिए ये दूसरे स्कैनएफ के लिए, ये पहला स्कैनएफ था, उसके लिए मैंने ये टाइप कर दिया, ये मान प्रदान किया, तो उसने वो मान प्रिंट तो कर दिया, लेकिन दूसरे स्कैनएफ के लिए रुका ही नहीं। वो उसने क्या किया कि पहले के लिए तो ये मान दे दिया 4, लेकिन दूसरे के लिए 0 दे दिया। दूसरे स्कैनएफ के प्रिंटएफ के लिए होता यह है कि जैसे सी प्रोग्रामिंग भाषा में होती है, हर डिवाइस, जितनी डिवाइसेज होती हैं, हर डिवाइस एक डिवाइस फाइल से संबद्ध होती है और सभी के साथ एक एक बफर यानी स्थान सुरक्षित होता है। तो मानक इनपुट डिवाइस जो है सी भाषा में वो है stdin, वो फाइल है, और वो होती है कीबोर्ड यानी कुंजी पटल। तो आप कुंजी पटल में जो भी टाइप करेंगे वह जाएगा उस बफर में। अब वो बफर खाली तभी होता है जबकि जिस प्रकार के मान की संभावना होती है या हमें उपलब्ध कराना होता है और जिस प्रकार का मान हमने उपलब्ध कराया है, यदि दोनों समान होते हैं तब तो वह बफर को खाली कर देता है, अन्यथा उसमें कुछ मान रहा आता है। अब यहां क्या हुआ, 4.3 ये तो वास्तविक संख्या है, उसको चाहिए क्या था, पूर्ण संख्या, तो उसने 4 ले ली पूर्ण संख्या जो आई में उसे दे दी। अब 0.3 ये तो वास्तविक संख्या है, तो मान के चलेगा कि आपने तो कुछ प्रिंट उसमें उपलब्ध करा दिया है लेकिन वो उसके काम का नहीं है, तो उसने जे का मान 0 कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जे का मान 0 उसने किया जरूर है, लेकिन ये इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। अलग अलग कंपाइलर, अलग अलग संकलक भिन्न प्रकार से अपना व्यवहार करते हैं। इस स्थिति में कभी कोई अनियमित मान दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर बार वो जे बराबर 0 ही करेगा। कभी कुछ भी कर सकता है या कोई दूसरा संकलक लेंगे तो कुछ और भी उसका उत्तर आ सकता है। ठीक है, अब एक हमने प्रोग्राम और देख लेते हैं। एक और बनाया है मैंने, देखते हैं वो क्या करता है। अब इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, चला के देखते हैं। यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, यहां पे 2 फ्लोटिंग पॉइंट चर
यानी वास्तविक संख्या चर मैंने घोषित किए हैं। पहले एक का मान पढ़ूंगा, उसका मान प्रिंट करेंगे, फिर दूसरा मान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका भी मान हम प्रिंट करेंगे। देखिए, तो अब देखते हैं, चलिए मैंने इसकी जगह ले लिया है 3। 3 मैंने यहां पे टाइप किया, तो 3 वैसे तो देखा जाए तो पूर्ण संख्या है, लेकिन उसने उसको वास्तविक संख्या के तौर पे लिया 3 दशमलव, और उसको पूर्ण संख्या के रूप में उसने वास्तविक संख्या के रूप में प्रिंट कर दिया। एक बात याद रखिए, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सारी वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, इसलिए यहां पे कोई त्रुटि नहीं है। अब दूसरी संख्या के लिए चलिए मैं 5.2 ये उसने ले लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी वास्तविक संख्या की जगह आप पूर्ण संख्या उपलब्ध कराएंगे तो कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है। एक और प्रोग्राम देखते हैं हम, उसका स्रोत प्रोग्राम देखें हम। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम 5। अब 5 में आप देखिएगा यहां पर ये क्या है, यहां पे मैंने क्या किया हुआ है कि यहां पे 2 चर हैं, एक तो पूर्ण संख्या के लिए है और एक वास्तविक संख्या के लिए। ठीक है, तो पहले हम पूर्ण संख्या पढ़ना चाहेंगे, उसका मान प्रिंट करेंगे, फिर वास्तविक संख्या पढ़ना चाहेंगे तो उसका मान प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो पहले हम पूर्ण संख्या समझ लीजिए हमने किया है 4.5 कर दिया मैंने, ये पूर्ण संख्या है, जबकि हम चाह क्या रहे हैं पढ़ना, पूर्ण संख्या पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये है वास्तविक संख्या 4.5। अब देखिए यहां पर ये फिर से ये इस दूसरे स्कैनएफ के लिए नहीं रुका। हुआ क्या, हमने 4.2 उपलब्ध कराया, तो 4 तो पूर्ण संख्या है, तो उसने आई के लिए यहां पे उसने उस बफर में से आई के लिए उसने ये 4 पढ़ लिया, ये यहां पर 4 पढ़ लिया। अब बफर में क्या रह गया, जो पढ़ने वाला जो हेड है जिसे हम बोलते हैं वो आगे बढ़ गया। अब उसने देखा 0.5 बचा है, 4 तो आई में चला गया, तो 0.5 जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यदि हम 4 दशमलव लिखें तो वो भी वास्तविक संख्या, सिर्फ 0.5 लिखे वो भी वास्तविक संख्या है। तो इसने 4 तो ले लिया पूर्ण संख्या और 0.5 उसने दे दिया एक वास्तविक संख्या चर f1 को, उसका मान निर्धारण उसने कर दिया 0.500000। इसलिए वो दूसरे स्कैनएफ के लिए रुका ही नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि जब उसको प्रयास करता है संकलक, प्रोग्राम प्रयास करता है कि जब उसे उसके काम का मान मिल जाता है तो बफर में से उसको हटा देता है, अन्यथा मान बफर में रहा आता है। चलिए एक प्रोग्राम और हम बताते हैं, इसको लोड करें हम, और इसको रन भी करके देखें हम। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे मैंने 2 इंटीजर डिक्लेयर किए हैं। ch प्राय हम लोग कैरेक्टर चर के लिए प्रयोग में लाते हैं, अक्षर चरों के लिए, लेकिन यहाँ पे इंटीजर है। अब मैं यहाँ पहला मान पढ़ रहा हूँ एक पूर्ण संख्या $d, और यहाँ पे मैंने दूसरे चर को निर्धारित कर दिया, जिस दूसरे चर का मान 66। अब मुझे याद है कि 66 जो है ये अपर केस लेटर B का आस्की कोड है, और इस स्कैनएफ के आने पर मैं 65 टाइप करूंगा। 65 अपर केस लेटर A का आस्की कोड है, और फिर यहां पे इन दोनों को %C के तौर पे हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो %C क्या है, कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसका प्रभाव क्या होता है। तो मैं पहले टाइप करूंगा 65। ये देखिए इसने क्या किया, कैपिटल A स्पेस कैपिटल B प्रिंट कर दिया। 65 आस्की कोड है कैपिटल A का, और 66 मैंने यहाँ पे दे ही दिया जो कि आस्की कोड है। यहाँ पे हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि इसमें हम हेक्साडेसिमल भी लिख सकते थे, ऑक्टल भी लिख सकते थे, वो तरीका अलग है, हम बाद में फिर कभी देखेंगे। अब अगला क्या है, कैरेक्टर नेम, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था, पिछले किसी प्रोग्राम में, और ये प्रिंट करेंगे हम, और यहाँ स्कैन करेंगे और फिर ये प्रिंट करेंगे। ठीक है,
इसके लिए चलिए मैं प्रिंट करता हूं ABCD स्पेस EFG। ये देख लिए मैंने टाइप किया था ABCDEFG, लेकिन उसने मान क्या लिया है, ABCD ही लिया है उसने। होता क्या है कि कुंजी पटल से पढ़ रहे समय स्वयमेव ही स्पेस, टैब या न्यूलाइन कैरेक्टर पर यह पढ़ना बंद कर देता है। इसलिए उसने पूरी स्ट्रिंग जो मैंने टाइप की थी अक्षर श्रृंखला वो नहीं ली, उसने वहां तक ही पढ़ा जहां उसको पहला स्पेस, टैब या न्यूलाइन कैरेक्टर नहीं मिला, वहां तक ही पढ़ा उसने और ABCD असाइन कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि स्कैनएफ का जो स्वभाव है जो वो काफी विचित्र है, और अन्य वीडियो में भविष्य में हम और देखेंगे कि और भी इसके विचित्र प्रभाव हमको और उपयोग देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।